नमस्कार प्यारे बच्चों, हमने प्लांट फिजियोलॉजी स्टार्ट कर रखा है और ये प्लांट फिजियोलॉजी का अपना 11वां पार्ट रहेगा। ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी में भी अपन पढ़ रहे थे जल अवशोषण, तो ये जल अवशोषण का सेकंड पार्ट रहेगा। तो देखिए, शुरुआत करते हैं जल अवशोषण के पद से। ये है सॉइल सॉल्यूशन यानी मृदा विलयन। मृदा विलयन से एस्ट्रो जाएगा रूट हेयर यानी मूल रोम में। रूट हेयर से एस्ट्रो जाएगा रूट एपिडर्मिस यानी रूट एपिब्लेमा में। ठीक है, और आप सबको पता है कि रूट हेयर का निर्माण रूट एपिडर्मिस के मॉडिफिकेशन से होता है। रूट एपिडर्मिस के बाद में जल जाएगा भैया कॉर्टेक्स यानी वल्कुट में, और वल्कुट के बाद में जाएगा एंडोडर्मिस यानी अंतःचर्म में। ठीक है, आप सबको पता है कि जो कैस्पेरियन पट्टियां हैं उनका निर्माण एंडोडर्मिस के द्वारा होता है, और कैस्पेरियन पट्टियां सुबेरिन की बनी हुई होती हैं। ठीक है, एंडोडर्मिस के बाद में एस्ट्रो जाएगा पेरीसाइकिल में, परिरम में, और परिरम के बाद में एस्ट्रो जाएगा रूट जाइलम में। रूट जाइलम के बाद में एस्ट्रो जाएगा प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम में। तो ये था जल अवशोषण का पथ। ठीक है, पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया था कि जल अवशोषण दो पाथवे के द्वारा होता है। दो पाथवे कौन कौन से बताए थे? एक पाथवे बताया था एपोप्लास्ट पाथवे और दूसरा बताया था सिम्प्लास्ट पाथवे। ठीक है, तो उसमें जो सिम्प्लास्ट पाथवे था उसमें जल का अवशोषण दो टाइप से होता है। दो टाइप उसके कौन कौन से देखिए यहाँ पर। पहला टाइप तो है वेस्कुलर सिम्प्लास्ट अवशोषण और दूसरा है नॉन वेस्कुलर सिम्प्लास्ट अवशोषण। ठीक है, तो इसमें देखिए वेस्कुलर सिम्प्लास्ट अवशोषण में देखिए जब जल वैक्यूल के चारों ओर उपस्थित टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन में से होकर गुजरे तो वो कौन सा कहलाता है अवशोषण? वेस्कुलर सिम्प्लास्ट अवशोषण कहलाता है। तो इस तरीके से आपको बताया था ये क्या है, वैक्यूल है, और वैक्यूल की ये मेम्ब्रेन क्या है, टोनोप्लास्ट है। ठीक है, तो जल इसके माध्यम से होकर गुजरे। ठीक है, यानी इस तरीके से जल का अवशोषण होता है तो वो कौन सा कहलाता है? वेस्कुलर सिम्प्लास्ट अवशोषण कहलाता है। ठीक है, दूसरा अपना है नॉन वेस्कुलर सिम्प्लास्ट अवशोषण। इसमें क्या होता है देखिए, जब एक सेल से दूसरी सेल में साइटोप्लाज्मिक ब्रिज में से होकर गुजरे तो नॉन सिम्प्लास्ट अवशोषण कहलाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पिछले डायग्राम में ऐसा कुछ आपको बताया था पीछे की कक्षा में। ये क्या है? ये साइटोप्लाज्मिक ब्रिज है। साइटोप्लाज्मिक ब्रिज का निर्माण कैसे होता है? प्लांट सेल आपस में मिलकर के साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बनाते हैं जुड़ करके, और उसी को कहा जाता है प्लाज्मोडेस्मेटा। तो ये जो साइटोप्लाज्मिक ब्रिज है इसके अंदर से होकर इस तरीके से जल गुजरता है। ठीक है, यहाँ पर जल का अवशोषण होता है इस तरीके से, तो ये कहलाता है नॉन वेस्कुलर सिम्प्लास्ट अवशोषण। ठीक है, तो वेस्कुलर में क्या होता है, टोनोप्लास्ट में से होकर गुजरे तो वहाँ पर जल का अवशोषण होता है, तब तो वेस्कुलर सिम्प्लास्ट अवशोषण। और साइटोप्लाज्मिक ब्रिज में से होकर गुजरे वहाँ पर जल का अवशोषण होता है तो वो कहलाता है नॉन वेस्कुलर सिम्प्लास्ट अवशोषण। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आ गया तो फिर हम आगे चलते हैं। देखिए नोट में यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ कर रखा है, इसको ध्यान से देखना। ये है रूट हेयर, ये वाला पोर्शन किसका है? रूट हेयर का। रूट हेयर से वाटर जाता है यानी एस्ट्रो जाता है कहाँ पर? एपिडर्मिस। ये वाला क्या है? ये वाला पार्ट है एपिडर्मिस का, रूट एपिब्लेमा। ठीक है, रूट एपिडर्मिस के मॉडिफिकेशन से ही रूट हेयर का निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ से जल जाता है कॉर्टेक्स वाले रीजन में। ये वाला इतना किसका रीजन है? कॉर्टेक्स का रीजन है। कॉर्टेक्स के बाद में यहाँ से वाटर जाता है एंडोडर्मिस में। रेड पेन से जो डिनोट कर रखा है आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है? एंडोडर्मिस है ये वाला पार्ट। ठीक है, एंडोडर्मिस के बीच बीच में आपको ये दिखाई दे रहा है ऐसा कुछ, ये है कैस्पेरियन पट्टियाँ। कैस्पेरियन पट्टियों का निर्माण एंडोडर्मिस के द्वारा होता है। कैस्पेरियन पट्टियाँ सुबेरिन की बनी हुई होती हैं। एंडोडर्मिस के बाद में एस्ट्रो जाएगा पेरीसाइकिल में। ठीक है, और पेरीसाइकिल के बाद में जाएगा जाइलम में। ठीक है, जाइलम के बाद में एस्ट्रो का अवशोषण सिम्प्लास्ट पाथवे के द्वारा होता है, उससे पहले जल का अवशोषण एपोप्लास्ट पाथवे के द्वारा होता है। ठीक है, जल का अवशोषण एपिब्लेमा से एंडोडर्मिस तक एपोप्लास्ट पाथवे के द्वारा होता है। जब एस्ट्रो जाइलम में एंटर कर जाता है उसके पश्चात जल का अवशोषण सिम्प्लास्ट पाथवे
कहलाता है या फिर सिम्प्लास्ट पाथवे के द्वारा होता है। ठीक है, जल का अवशोषण भी दो तरीके से होता है। दो तरीके कौन कौन से देखिए, एक तो है सक्रिय अवशोषण और दूसरा है निष्क्रिय अवशोषण। ठीक है, सक्रिय अवशोषण में क्या होता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की विपरीत दिशा में होता है जल का अवशोषण। ठीक है, अब विपरीत दिशा में होता है, इसका मतलब यहाँ पर एटीपी खर्च होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। उसी दिशा में होता तब एटीपी खर्च नहीं होता। जब जल अवशोषण में रूट एक्टिवली भाग लेती है, ठीक है, यानी सक्रिय अवशोषण में रूट यहाँ पर एक्टिवली भाग लेती है। ध्यान रखना, सक्रिय अवशोषण के द्वारा 2% जल का ही अवशोषण होता है, बाकी 98% जल का अवशोषण निष्क्रिय अवशोषण के द्वारा होता है। ठीक है, निष्क्रिय अवशोषण क्या है, इसमें देखिए यहाँ पर जल अवशोषण में रूट एक्टिवली रूप से भाग नहीं लेती, यहाँ पर लेती है। ठीक है, यहाँ रूट केवल एक मार्ग के रूप में भाग लेती है। बिल्कुल सही बात है भाई, पानी तो जाएगा किसके माध्यम से, रूट के माध्यम से जाएगा, लेकिन यहाँ पर रूट क्या करेगी, जल का अवशोषण नहीं करेगी। ठीक है, ट्रांसपिरेशन के दौरान H2O का निष्क्रिय अवशोषण होता है, बिल्कुल। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की दिशा में होता है जल का अवशोषण और उसी दिशा में होता है, इसका मतलब यहाँ पर एटीपी खर्च नहीं होगी। ठीक है, तो ये था निष्क्रिय अवशोषण। दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस है कि ये यहाँ पर जल का अवशोषण कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के विपरीत दिशा में होता है, बल्कि यहाँ पर उसी दिशा में होता है। अब विपरीत दिशा में होता है, इसका मतलब एटीपी खर्च होगा, यहाँ पर एटीपी खर्च नहीं होगा। रूट एक्टिवली भाग लेती है और यहाँ पर रूट एक्टिवली भाग नहीं लेती, वो सिर्फ मार्ग का काम करती है। 2% जल का अवशोषण होता है और यहाँ पर 98% जल का अवशोषण होता है। ठीक है, अब देखिए जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक, जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक में देखिए आप, प्राप्त मृदा जल, अवेलेबल सॉइल वाटर। भूमि में यदि पर्याप्त मात्रा में जल है तो जल अवशोषण भी अधिक होगा। ठीक है, नोट में यहाँ पर देखिए भूमि क्षमता से अधिक जल नहीं होना चाहिए। यदि भूमि क्षमता से अधिक जल होगा तो ऐसी मृदा जलाक्रांत मृदा यानी वाटर लॉग्ड सॉइल कहलाएगी। अब ये भूमि क्षमता क्या है भाई, भूमि क्षमता क्या है यहाँ पर, ये भूमि क्षमता क्या है, गुरुत्वाकर्षण के कारण जो जल भूमि की गहराई में चला गया है उसे छोड़कर शेष जल जो मृदा के कणों के बीच बीच में पाया जाता है उसी को कहा जाता है भूमि क्षमता। ठीक है, ये मृदा कार्यात्मक रूप से शुष्क होती है। कौन सी मृदा की बात हो रही है, जलाक्रांत मृदा की। ऐसी मृदा में एवायवी श्वसन यानी एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, शुरू हो जाता है, एवं इथाइल एल्कोहल का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। तो ये सारी की सारी जलाक्रांत मृदा के बारे में है। जल अवशोषण जितना ज़्यादा होगा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी उतनी ही अधिक होगी। ठीक है, जल अवशोषण कम होगा तो मृदा में लवणों की सांद्रता अधिक होगी, मृदा लवणों की सांद्रता अधिक होगी, जल अवशोषण कम होगा, ये कम होगी तो ये ज़्यादा होगा, यानी ये व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, अच्छी वातन वाली मृदा में जल अवशोषण क्या होगा, अधिक होगा। टेम्परेचर बहुत अधिक या बहुत कम तापमान दोनों पर ही जल अवशोषण क्या होता है, प्रभावित होता है। ठीक है, ध्यान रखना जो क्ले सॉइल होती है ना, क्ले सॉइल है ना, उसकी जल ग्रहण करने की अक्षमता सबसे अधिक होती है। और बालू रेत के बारे में तो आपको पता ही होगा, सबसे कम जल ग्रहण करने की अक्षमता पाई जाती है। दोमट मृदा सबसे उपजाऊ मृदा होती है। तो यहाँ पर आपका जल अवशोषण कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, और थोड़ा सा गला खराब था, इसकी वजह से अपनी क्लास नहीं आएगी, लेकिन एक बात कहूँगी मैं बच्चा आपको कि आप जितने ज़्यादा एक्टिव रहोगे, ठीक है, जितने ज़्यादा एक्टिव आप रहोगे क्लासें भी उतनी ही क्या होंगी, जल्दी और फास्ट होंगी। ठीक है, तो
2-3 बच्चे तो हैं यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, उनमें से भी एक बच्चा तो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है, नाम नहीं लूँगी मैं, लेकिन हाँ, ऐसे बच्चों का सिलेक्शन होता है 100%। तो आप एक्टिव रहिए, क्लासें भी अपनी एक्टिवली होंगी। और इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।